हेलो दोस्तों। मैं संदीप रोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच और कुछ इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ तो चलेगा, अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। और आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, एज पर द हिंदू कैलेंडर उगादी फेस्टिवल इन साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत के दक्षिण राज्यों में उगादी जो त्योहार है वो निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। उगादी फेस्टिवल जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ राज्य है, नवीनतम राज्य के रूप में आज हम लोग पढ़ रहे हैं तेलंगाना। उसके बाद जो है कर्नाटका। तो इनमें मनाया जाने वाला मुख्य फेस्टिवल हो गया है ये कर्नाटका में। इसके साथ साथ इसको गुड़ी पड़वा के नाम से भी हम लोग पढ़ के आते हैं। गुड़ी पड़वा ये कहाँ का हो गया? गुड़ी पड़वा ये हो गया है महाराष्ट्र का। तो आप सब जो है इसके साथ भाई महाराष्ट्र का नाम भी जरूर ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना एक नए स्टेट के रूप में अस्तित्व में आया था 2 जून 2014 को। हिंदू कैलेंडर के अनुसार उगादी फेस्टिवल जो है वो किस महीने में मनाया जाता है? पहला मार्गशीर्ष, वैशाख, चैत्र और श्रावण। तो किस महीने मनाया जाता है दोस्तों? ये चैत्र महीने में मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो होगा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऐसे कुछ फेस्टिवल के साथ आप सब जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप सबसे कभी पूछा जाए पोंगल, बताओ जरा आंसर करो, पोंगल कहाँ मनाया जाता है? उसके साथ अगर आप सबसे कभी पूछा जाए ओणम, कि ओणम फेस्टिवल कहाँ का हो गया है? उसके साथ अगर आप सबसे पूछा जाए थाईपुशम, थाईपुशम तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? उसके साथ लोसर फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया जाता है? और बताओ जरा इसके साथ बेहदी नखलम, बेहदी नखलम ये फेस्टिवल जो है ये कहाँ के हो गए हैं? चलिए बताइए। सबसे पहले पोंगल आप सबको पता दोस्तों भारत के किस राज्य में हो गया? तमिलनाडु में हो गया। किस राज्य में? तमिलनाडु में। इसके साथ आप सब क्या ध्यान रख सकते हैं? जलीकट्टू भी। क्या ध्यान रखोगे दोस्तों? जलीकट्टू भी कहाँ पे? तमिलनाडु का। ओणम जो है वो किस राज्य का है दोस्तों? तो ओणम हो गया है अपना केरल स्टेट का। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट वन देखेंगे, थाईपुशम कहाँ का हो गया? थाईपुशम हो गया तमिलनाडु का। थाईपुशम जो है वो तमिलनाडु का है। लोसार जो है, लोसार सागा देवा या लोसर, ये भारत के किस राज्य का? ये सिक्किम का हो गया है। बेहदी नखलम कहाँ का है? बेहदी नखलम है मेघालय का। बेहदी नखलम कहाँ का है दोस्तों? मेघालय का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिनको आप सबको ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। चैत्र जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग was the winner of the National Film Award 2002 for the choreography in the हिंदी मूवी लगान। लगान में आशुतोष गोवारिकर के द्वारा निर्देशित है ये फिल्म। आशुतोष गोवारिकर, गोवारिकर के द्वारा। एक्टर के रूप में आमिर खान नाम आप सब पढ़ के आते हो। आमिर खान की मूवी हो गई है आमिर खान। संगीत की अगर बात करेंगे म्यूजिक की, तो म्यूजिक जो है वो ए आर रहमान का है। इसमें ए आर रहमान ने इसमें म्यूजिक दिया था। और इसमें जो है 2002 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था अपनी कोरियोग्राफी के लिए। अमेरिकी कोरियोग्राफी अवार्ड भी इनको मिला है। अमेरिकी कोरियोग्राफी अवार्ड भी दिया गया है 2002 में। नाम बता सकते हो क्या है? अहमद खान, राजू खान, दिनेश कुमार, शामक दावर। कई सारे कोरियोग्राफर हैं जिन पे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजू खान जो होगा आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पे जाना है। यहाँ से भी इन चीज़ों को देख लेना है। अमेरिकी कोरियोग्राफर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है लगान को। लगान आशुतोष गोवारिकर की मूवी हो गई है। सन 2002 में जो है इनको बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए जो है अवार्ड मिला था। कौन सा में है? नेशनल फिल्म अवार्ड 2002 दिया गया था। आगे बढ़ेंगे फिर इसके बाद। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ पब्लिक गुड। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं की एक विशेषता हो गई है? दीज गुड्स आर मोर कम्पिटिटिव, सार्वजनिक ज्यादा कंपटीशन होता है। दीज गुड आर लिमिटेड इन सप्लाई, ये कम होती है सप्लाई में। कंजप्शन ऑफ वन पर्सन डज नॉट अफेक्ट द कंजप्शन ऑफ अनदर पर्सन, एक व्यक्ति की खपत दूसरे व्यक्ति की खपत को प्रभावित नहीं करती है। ओनली टैक्स पेयर्स कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ द पब्लिक गुड, केवल करदाताओं को ही सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ मिल सकता है, केवल करदाताओं को ही नहीं। सार्वजनिक वस्तुओं का जो एक विशेषता के रूप में एक व्यक्ति की खपत जो है वो दूसरे व्यक्ति को अफेक्ट नहीं करती। एक व्यक्ति क्या खपत कंज्यूम करेगा वो दूसरे को जो है इसका फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वाला जो इसकी एक विशेषता हो गई है।
सप्लाई भी कम नहीं होती है, कंपटीशन भी नहीं होता है, और लाभ भी जो है कहता ना कि कर केवल करदाताओं को लाभ मिलता है ना, सार्वजनिक का लाभ तो सबको मिलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों, जो सी ऑप्शन होगा वो सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट अंडर आर्टिकल 300A। हम लोग पढ़ के आते हैं फंडामेंटल राइट, पेपर में क्वेश्चन हम सबसे बहुत बार पूछता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हमारे। फंडामेंटल राइट्स मूल संविधान में अगर हम सबसे पूछता है टोटल कितने थे, तो पहले 7 थे और अब एक घट गया, कितना हो गया 6। ये जो एक घटा है ये कौन सा घटा है, ये घटा है आपका यहाँ से राइट्स टू प्रॉपर्टी वाला, संपत्ति का अधिकार, राइट्स टू प्रॉपर्टी। और अब ये हट के फिर कहाँ पे चला गया भाई, संपत्ति का अधिकार ये चला गया सर अनुच्छेद आर्टिकल 300A में। कौन सा आर्टिकल है इसका, अभी आर्टिकल जो है 300A है इसका, ये ध्यान रखेंगे। अभी ये जो है आपका कानूनी अधिकार बन गया है, कौन सा अधिकार बन गया दोस्तों, तो ये आपका कानूनी अधिकार बन गया है। कौन सा अधिकार बन गया दोस्तों, कानूनी अधिकार बन गया, आर्टिकल 300A, ध्यान रखेंगे आप सब। तो इसमें सही आंसर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार जो है सही आंसर हो जाएगा। जो किस में, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 300A के तहत एक अधिकार है, तो राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन जो होगा हमारे यहाँ पे सी अधिकार है। कौन सा अधिकार है आपका, ये आपका कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फिर इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस्ड। निम्नलिखित में से किसे विश्व का सबसे आर्द्र स्थान जो है वो कहा गया है, आर्द्र स्थान के रूप में जाना गया है। आर्द्र स्थान जहाँ पे नमी है, और नमी मतलब क्या हो गया, जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, रेन होती है, वो सबसे ज्यादा। आप मुझे बता सकते हैं भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है। यहाँ से क्वेश्चन अगर आप सबसे पूछा जाए, बताओ मेघों का घर किसे कहा जाता है, मेघों का घर जो है वो किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा मेघालय में। और वो जगह जो है भारत के किस राज्य में हो गई है, तो ये जगह हो गई है मेघालय में। आंसर मिल गया आप सबको मासिनराम। कौन सा भैया, मासिनराम। इससे पहले हम लोग पढ़ के आते थे विश्व की सबसे ज्यादा बारिश जो होती थी चेरापूंजी में, अब कहाँ पे होती है, मासिनराम में होती है, मेघालय। आंसर ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या लिखता है आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन, in September 2022, which legislative assembly withdrew a bill named at prohibiting the movement of stray cattle on road and public places in urban areas of the state months after it was पास्ट। सितंबर 2022 में किस विधानसभा के राज्य के शहरी क्षेत्रों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं की आवाजाही पर रोक लगाने के उद्देश्य से पारित विधेयक को पारित होने के कुछ महीनों बाद वापस ले लिया गया था। आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और असम। तो वापस पारित हुआ और उसके बाद इसे वापस ले लिया गया था, ये ले लिया गया था गुजरात में वापस। ये विधेयक जो है आवारा पशुओं को सड़कों वाला विधेयक जो है ये गुजरात ने पास करा था, और इस विधेयक को फिर जो है कुछ समय के बाद इसको वापस भी ले लिया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, गुजरात सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1756 आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का जो शासक है नवाब कौन बना था, अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में सिराजुद्दौला, निगम शाह, शान नवाब, मुर्शिद कुली खान। तो कौन बना दोस्तों, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब बनता है। और इसी के साथ हम लोग पढ़ के आते हैं 1757 में, कौन सा युद्ध पढ़ के आते हैं दोस्तों, पलासी का युद्ध होता है, पलासी का युद्ध होता है 1757 में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, और दूसरा जो है एक तरफ कौन होता है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। यह युद्ध कौन जीत लेता है, ये अंग्रेज सेनापति। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम सबसे पेपर में पूछता है, अंग्रेज सेनापति। उसके बाद देखेंगे यहाँ से अंग्रेज सेनापति, एक युद्ध होता है हमारा 1764 का। ये वाला कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है बक्सर का युद्ध। इसको क्या बोलते हैं, बक्सर का युद्ध हो गया है। इसमें अंग्रेज सेनापति कौन होता है, हेक्टर मुनरो होता है। क्या नाम है दोस्तों, हेक्टर मुनरो के द्वारा युद्ध लड़ा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, ए। उस समय बंगाल जो है भारत का सबसे समृद्ध राज्य था, धन दौलत के हिसाब से सबसे समृद्ध, और सबसे पहले अंग्रेजों ने यहीं पर ही जो है अपना शासन 1757 का युद्ध जीता, रॉबर्ट क्लाइव, और 1764 में हेक्टर मुनरो। ये दोनों युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने शासन को अपने अनुकूल बनाए रखा, कई नई नई तरह के एक्ट और कानून पारित करे, दोहरा प्रशासन आया, कभी वापस लिया गया, और इसी के साथ ही ये सब चीजें जो होती गई ये भारतीय संविधान की नींव पड़ते गए। अलग अलग चार्टर के फिर एक्ट आने लगे, अलग अलग चीजें, वही सेम सब चीजें जो भारत के संविधान में भी कंसीडर की गई, कुछ एज इट इज ली गई, कुछ ना कुछ सुधार करके ली गई। आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन आता है,
एन अर्ली टेम्पल एट भीतरगांव उत्तर प्रदेश वॉज बिल्ट अबाउट 1500 ईयर एगो वॉज मेड ऑफ डैश। उत्तर प्रदेश के भीतरगांव में लगभग 1500 वर्ष पूर्व बनाया गया एक पारंपरिक मंदिर डैश का बना है। लकड़ी का बना है, मिट्टी की ईंट है, मिट्टी और छप्पर है, वो बैक्ड ब्रिक है, पकी हुई ईंटों का बना हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। पकी हुई ईंटों का 1500 वर्ष पहले का एक मंदिर। और भीतर गांव, भीतर स्तंभ अभिलेख भी पढ़ के आते, तो ये भी कहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश का हो गया है, पक्की हुई ईंटों का बना हुआ था। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस फोक डांस ऑफ उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है फेमस उड़ीसा का एक फोक डांस लोक नृत्य का रूप हो गया है। बिरहा, घूमर, कालबेलिया, रंगबत्ती। कौन सा हो गया दोस्तों, रंगबत्ती हो गया है। क्या सही आंसर होगा, रंगबत्ती जो है ये आपका उड़ीसा का एक डांस की फॉर्म हो गया है, उड़ीसा। कालबेलिया और घूमर राजस्थान के हो गए हैं। कालबेलिया और घूमर कहाँ के दोस्तों, राजस्थान के हैं। कालबेलिया को यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, इंटेंजिबल इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में भी ये शामिल है। ठीक है, बिरहा के बारे में आप सब बताएंगे कि बिरहा भारतीय किस राज्य का है, बताना, कमेंट करके बताना। बिरहा विदेशिया कहाँ का है, विदेशिया बिहार का, जटजटिन बिहार का, चेती कहाँ का हो गया आपका, बिहार का हो गया। ये बताना है आप सबको, कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विच थ्योरी डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन लिगेंड बॉन्डिंग एंड डिग्रेडेशन of d orbitals in metal complexes and the geometry of metal complexes and the splitting of d orbitals। कौन सा सिद्धांत जो है धातु परिसरों में लिगेंड बॉन्डिंग और d ऑर्बिटल के क्षरण, धातु परिसरों की ज्यामिति और d ऑर्बिटल के विभाजन के बीच जो है संबंधों पर चर्चा करता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी LFT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। तो क्या सही आंसर हो जाएगा, जो लिगेंड बॉन्डिंग और डी ऑर्बिटल के अक्षरण से संबंधित हो, सेंट्रल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ऑप्शन ए होगा सही आंसर हमारा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड प्रे शिक्षालय प्रोग्राम दिस इनिशिएटिव स्पोर्ट्स। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है पढ़ाई, अब इंग्लिश में लिखा, हिंदी में यहाँ लिखा है पढ़ाई शिक्षालय कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य जो है डैश को बढ़ावा देना है। ओपन एयर क्लासरूम, बालिका के लिए आर्थिक सहायता, हर स्कूल के ब्लैक बोर्ड वितरण, 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा, ओपन एयर क्लासरूम हो जाएगा। पढ़ाई शिक्षालय जो है कार्यक्रम शुरू किसने करा है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के CM का नाम है ममता बनर्जी, उनके द्वारा ये शुरू किया गया है और ये जो है एक ओपन एयर क्लासरूम हो गया है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इंडियन म्यूजिशियन परफॉर्म्ड रागा फॉर पीस एट 2014 नोबेल पीस प्राइज कॉन्सर्ट इन ओस्लो। किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार में शांति के लिए राग का प्रदर्शन करा था। शांति के लिए राग, ऐसा ही कुछ होता है, सॉन्ग ऑफ पीस ऑफ होप, थोड़ा और अच्छा से इसको लिखते हैं, द सॉन्ग ऑफ पीस ऑफ होप, आशा का गीत गाया था। ये जो है ये बात है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की, यूनाइटेड नेशन की सामान्य सभा की जनरल असेंबली। अब ये तो हम सबसे पूछे कि भैया ये गीत किसने गाया था, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, समय था 1966 का, 1966 में। बताओ जरा, यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, क्या लिख दिया आप सबके लिए क्वेश्चन। शांति के लिए राग जो गाया था किसने, बहादुर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दासगुप्ता, सात्यकी बनर्जी। तो ये गाया था अमजद अली खान ने। किसने, अमजद अली खान ने 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए राग गाया था। और सॉन्ग ऑफ पीस ऑफ होप जो है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में 1966 में, ये किसने गाया था दोस्तों, ये गाया था MS सुब्बुलक्ष्मी ने। ऐसे जब थोड़ी चीजें मिलती जुलती हो ना तो उनको रिलेट कर लो, जो अपने बुक में जो खाली जगह पड़ी हुई है ना उसको भर लो यहाँ से लिख लिख के। MS सुब्बुलक्ष्मी ने गाया था। MS सुब्बुलक्ष्मी को सबसे पहले 1998 में जो भारत रत्न दिया गया था। अब सर ये लाइन क्या बोल दी आपने, सबसे पहले, हाँ बिल्कुल सबसे पहले, बट कौन सा सबसे पहले, फर्स्ट म्यूजिशियन, फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन है, फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन, फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन जिनको ये अवार्ड दिया गया है, फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन 1998। उसके बाद 2001 में जो है हम लोग आगे पढ़ के आ चुके हैं।
लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खान को भी दे दिया गया था, लेकिन पहले म्यूजिशियन मैन और वुमेन दोनों में, महिला तो है ही, तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी को ये पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा एम एस सुब्बुलक्ष्मी को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया जा चुका है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा चुका है, इससे भी सम्मानित है। चलिए अब आगे बढ़ें, फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 13 आ गया आपके लिए यहाँ पे। Who has been appointed as the chairman of Defense Research and Development Organization in August 2022? अगस्त 2022 में जो अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष के रूप में जो किसे नियुक्त किया गया था? डीआरडीओ, दिखाई दे रहा है डीआरडीओ। आप सबसे डीआरडीओ के पूछा क्वेश्चन, मैंने कहा ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ और इसरो। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1958 में होती है। इसका मुख्यालय अगर आप सबसे पूछे कहाँ पे है तो नई दिल्ली में है, इसका मुख्यालय हो गया है। इसरो की स्थापना कब होती है? तो इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय हो गया बेंगलुरु में। और डीआरडीओ के कौन बनाए गए थे? राजीव बहल, अनिल चौहान तो सेकंड सीडीएस हो गए, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। समीर वी कामत, कौन? समीर वी कामत जो है वो बनाए गए थे डीआरडीओ के अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष के रूप में जो है उन्हें नियुक्त किया गया था। अपॉइंटमेंट, और खास करके इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की जो अपॉइंटमेंट है, करंट अफेयर का डाटा है, उसके साथ आप सबको इसको जरूर मेल खाना है भाई, वो चीज़ें जरूर आप सबको यहाँ से याद कर लेनी है। समीर वी कामत को जो है डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन आ गया है। An undifferentiated layer dash is present between the ectoderm and the एंडोडर्म। बहिर्जन सतर एक्टोडर्म और अंतस्तर एंडोडर्म के बीच एक अविभाजित परत डैश मौजूद है। पहला कोयलिया, उसके बाद एक्वेलोमिया, उसके बाद एक्टिनोगला, उसके बाद मेसोग्लिया। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका हमारा? मेसोग्लिया। ऑप्शन जो होगा डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, मेसोग्लिया। आगे बढ़ते हैं, फिर देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन। डेवलपिंग प्लेस ऑफ ए सेटलमेंट इज कॉल्ड डैश। क्या सिंपल डेफिनेशन पूछे? ऐसे संस्थान जहाँ बस्तियां विकसित होती हैं क्या कहलाते हैं? जहाँ बस्तियां विकसित होती हैं वो शेल्टर, आश्रय कहलाते हैं, ना रहने की जगह होती है, ना मैदान कहलाते हैं, घर नहीं होते हैं। जहाँ बस्तियां होती है वो साइट होती है, बसाव स्थान, बसेरा बसाव स्थान हो जाएगा, साइट हो जाएगी। एक डेफिनेशन आप सबके लिए यहाँ पे। नेक्स्ट पे देखो, इन डेफिनेशन पे ज्यादा दिमाग नहीं चलाना होता है, कई बार इतना ज्यादा दिमाग चला देते हो कि फिर मतलब क्वेश्चन से ही हट जाते हो, लाइनें अलग हो जाती है। क्या लिखते हैं देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय एक्सोनिक फोर्सेज। निम्नलिखित में क्या बहिर्जनित बल के कारण घटित होता है? इरोजन आता है, भूस्खलन होता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है? ना, देखो भूकंप की वजह से भूस्खलन भी हो सकता है, लैंडस्लाइड भी, और ज्वालामुखी नहीं, ज्वालामुखी की वजह से भूकंप भी, और हम लोग यूँ कह सकते हैं भूस्खलन भी। ठीक है, भूकंप की वजह से भी भूस्खलन हो सकता है। इरोजन हो गया है आपका अपर्दन, बहिर्जनित बल के कारण होता है। एक्जोनिक फोर्स के कारण जो अपर्दन आप कह सकते हैं। ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ए जो ऑप्शन होगा 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 16 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। 17 नंबर देखो, हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज होस्टेड आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप वनडे। भारत ने जो है कितनी बार आईसीसी पुरुष विश्व कप के एक देशीय, पहला तो आप सबको पता हो दोस्तों, और जो वर्ल्ड कप हो गया हमारा क्रिकेट का, वर्ल्ड कप क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। क्रिकेट जो है वो किन देशों का नेशनल स्पोर्ट्स भी है? ध्यान रखोगे ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो है नेशनल स्पोर्ट्स भी है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नेशनल स्पोर्ट्स भी हो गया है ये वर्ल्ड कप। स्टार्टिंग अगर आप सबसे पूछे फर्स्ट वन जो इसकी स्टार्टिंग कब होती है तो 1975 1975 में जो इसकी शुरुआत होती है। पहला वर्ल्ड कप कौन जीतता है? वेस्ट इंडीज जीतता है। पहला वर्ल्ड कप जो है कौन जीता था दोस्तों? वेस्ट इंडीज। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड कप जो है सेकंड 1979 में होता है। सेकंड वर्ल्ड कप भी कौन जीतता है? तो वेस्ट इंडीज जीतता है सेकंड वर्ल्ड कप भी। और उसके बाद थर्ड वर्ल्ड कप होता है, थर्ड 1983 1983 में। 2 बार की विश्व विजेता टीम को हराकर जो है भारतीय विश्व कप जीतता है। इसके अगर हम लोग पढ़ के हैं कैप्टन कौन थे तो कपिल देव जो है इस टीम के कैप्टन थे, कपिल देव। 1983 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था 2 बार की विश्व विजेता टीम, किसे हराकर? वेस्ट इंडीज को हराकर। उस टीम के कैप्टन कौन थे? कपिल देव। दूसरी बार वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी जो है वो कैप्टन रहे थे। यहाँ से हम सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितनी बार जो है आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो भारत में किया गया था।
कितनी बार इसका आयोजन हुआ दोस्तों? 3 बार इसका आयोजन जो है भारत में हुआ है। और वो कब हुआ है वो ध्यान रख लेना है आपको। 3 बार 1987 में हुआ है, 1996 में हुआ है और 2011 में हुआ है। 2011 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फिर हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे द फर्स्ट मैच ऑफ आईपीएल 2022 वॉच प्लेड। 2022 का जो आईपीएल का मैच है वो फर्स्ट मैच किसके बीच हुआ था, या पहला मैच कहाँ खेला गया था? पहला मैच कहाँ खेला गया था? अब पूरा का पूरा आप सबको जो है आईपीएल का डाटा याद कर लेना है। आईपीएल अभी जो 2023 में हुआ था, 2023 में, 2022 का आईपीएल जो वो कौन जीतता है दोस्तों? 2022 का गुजरात टाइटंस जीतती है, गुजरात 2022 का। 2023 में जो है कौन जीता है? चेन्नई सुपर किंग, सीएसके। सीएसके जो है 2023 के आईपीएल टूर्नामेंट में मतलब विजेता किसको हराया था? तो गुजरात टाइटंस को, गुजरात जॉइंट्स, सॉरी, गुजरात को हराया था टाइटंस ने। कभी कभी बीच में कबड्डी भी चलती है ना। चलो, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 18 नंबर क्वेश्चन का? यहाँ पे कहाँ पे आयोजन किया गया था? पहला मुंबई में जो है पहला मैच खेला गया था। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इन इंडियन इनिशियली HYVP वॉज इम्प्लीमेंटेड इन अबाउट हाउ मच एरियाज। प्रारंभ में जो उच्च उपज बीज विविधता, हाई यील्ड वेराइटी विविधता जो है प्रोग्राम लगभग कितने क्षेत्र में लागू किया गया था? एच का मतलब हो गया हाई, वाई का मतलब हो गया यील्डिंग, वी का मतलब वेराइटी, पी का मतलब प्रोग्राम। कितने हेक्टेयर जो है क्षेत्र में लागू किया गया था? 5 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 2 मिलियन। तो कितने हेक्टेयर क्षेत्र में इसे लागू किया गया था? इसे 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में लागू किया गया था। HYV के बारे में पढ़ के आते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे ज्यादा जो हरित क्रांति के दौरान, ग्रीन रिवोल्यूशन में, ग्रीन रिवॉल्यूशन में कौन से फसलों पे या बीज पे ध्यान दिया गया था? सीड्स की अगर बात की जाए तो किस पे? इसमें राइस पे एंड व्हीट, चावल और गेहूं पे। और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो इन्हीं फसलों पर पड़ता है, और राइस पे और गेहूं पे। और इन गेहूं में, इनमें सबसे ज़्यादा किस पे प्रभाव पड़ता है दोस्तों? व्हीट पे सबसे ज़्यादा। ये खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 2 मिलियन हेक्टेयर जो होगा हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इज मोस्ट अबोडेंट इन द एटमोस्फियर? इनमें से बताना, नहीं तो हम लोग CO2 कह देते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जलवाष्प, तो मीथेन कार्बन क्या हो जाएगा? जलवाष्प, वाटर वेपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वाटर वेपर। ज्वालामुखी में भी सबसे ज्यादा हम लोग पढ़ के आते हैं, और यहाँ पे भी एबोडेंट मात्रा। एबोडेंट का मतलब होगा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में जो एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज अवेलेबल है। इन 4 ऑप्शन को देखोगे तो जलवाष्प हो जाएगा। 5वां ऑप्शन ऐड करके बताओ मुझे जरा। CO2 भी है 5वां ऑप्शन। अब जो है सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस यहाँ से हो गई है? आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जलवाष्प हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बेस्ट नोन एज चाहमान रूलर? निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक जो है वो कौन था? सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक का नाम क्या था? चाहमान, चौहान वंश को भी बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? चौहान। चौहान, चौहान वंश में अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा आएगा तो आप सबको पता किसका नाम आएगा दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, या चाहमान लिख देते हैं, चाहमान। इसको, इनको कई बार जो है पृथ्वीराज तृतीय भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज थर्ड है, इनके बीच में जो है मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी। 2 युद्ध बड़े महत्वपूर्ण है। एक युद्ध होता है 1191 में और दूसरा युद्ध होता है 1192 में। 1191 और 1192 का युद्ध। 1191 में कौन जीत जाता है दोस्तों? पृथ्वी की विजय होती है, पृथ्वीराज विजय होती है। और 1192 के युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी की विजय होती है। ये दोनों युद्ध कहाँ पे होते हैं? ये तराइन में होते हैं। बैटल ऑफ तराइन के नाम से आप सबसे इसमें क्वेश्चन पूछता है, बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ तरावड़ी या बैटल ऑफ तराइन। 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच बैटल ऑफ तराइन होता है। ये करनाल में एक जगह का नाम है, हरियाणा में। और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। उसके बाद वो छोड़ देते हैं मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी अपने देश जाता है बेइज्जती के साथ। और फिर जयचंद जो था, गढ़वालों का शासक जयचंद, क्या नाम था? जयचंद। जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान के
पृथ्वीराज चौहान को हराने में मोहम्मद गोरी की मदद करता है। दोबारा से वही घोड़े वही मैदान, 1192 में तराइन का ही दोबारा युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है जयचंद की वजह से पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, और फिर जयचंद के साथ भी जो है मोहम्मद गोरी का युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी, उसको भी कहाँ छोड़ा था फिर मोहम्मद गोरी ने, और ये युद्ध जो है किस नाम से जाना गया, बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर ये कब होता है दोस्तों, ये होता है 1194 में, बैटल ऑफ चंदावर, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में। इसमें भी किसकी विजय होती है, मोहम्मद गोरी की विजय होती है। तो तीनों युद्ध ध्यान रखेंगे। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध राजा और अंतिम शासक के रूप में हम लोग पढ़ के आते हैं, तो कौन हो गया यहाँ पे, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय हो गए हैं। ये लास्ट रूलर कहेंगे हम लोग, लास्ट रूलर। और जयचंद जो है वो गढ़वाल का लास्ट शासक हो गया, गढ़वाल, गढ़वालों का अंतिम शासक आप सब कह सकते हैं। गढ़वालों का अंतिम शासक कौन, जयचंद। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों युद्ध ध्यान रखोगे, 1191, 1192 और 1194 का, और उसी के साथ जो है गढ़वालों का भी और चौहानों के भी दोनों अंतिम शासक का नाम आप सब यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ईयर वॉज द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप एस्टेब्लिश्ड। भारतीय संसदीय समूह की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी, 1950 में, 1949 में, 1948 में, 1951 में। संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी, तो 1949 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। भारत का संविधान जो कब लागू हो जाता है, तो हम लोग पढ़ के आते हैं 26 नवंबर 1949 को जो वो संविधान पारित हो जाता है, पास हो जाता है, पारित। और उसको कंप्लीटली लागू कब किया जाता है, जो पहले से एक डेट निर्धारित होती है, 26 जनवरी 1950 को जो है ये लागू किया जाता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। ये दोनों डेट आप सब यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 23rd क्वेश्चन हो गया हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, भारत सरकार ने वर्ष डैश में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। परिवार नियोजन 1960 में, 1991 में, 1952 में, 1982 में। तो परिवार नियोजन की शुरुआत कब करी थी भारत सरकार ने, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का, 1952 में जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स वॉज लीड बाय कान्हो एंड सिद्धू। कान्हो एंड सिद्धू के द्वारा जो है किस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। क्या लिखता है, भील विद्रोह, खासी, मुंडा, संथाल। तो किस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो वो किसके द्वारा किया गया था, कान्हो और सिद्धू के द्वारा जो इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। कब होता है ये, 1855-56 में जो है ये विद्रोह होता है, संथाल विद्रोह। इसका नेतृत्व किसने करा था, नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा, कई बार पेपर में पूछा है, कान्हो एंड सिद्धू। कान्हो और सिद्धू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व करा था, 1855-56 में होता है ये। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद चाहो तो आप सब यहाँ से जो है राज्य का नाम भी ध्यान रख लेना, ठीक है, बिहार, झारखंड, क्योंकि उस समय बिहार जो है, बिहार, झारखंड जो बिहार का हिस्सा था। बिहार से अलग होकर एक नए स्टेट के रूप में अस्तित्व में आता है झारखंड, न्यू स्टेट, सन 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, द्विकोरिकी प्राणियों के एक उदाहरण की पहचान करें। पहला ऑप्शन है प्लेटी हेल्थमिज, एरिकिंज, कॉर्डेटा और सिलेंट्रेट। पूछा भी क्या है, देखो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल की पहचान यहाँ से करनी, तो ये एग्जाम्पल भैया देखने पड़ेंगे आप सबको। सिलेंट्रेट जो होगा ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सिलेंट्रेट। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन हुआ हमारा, ऑप्शन जो होगा इसका डी सही आंसर हो जाएगा। तो आज अपने क्लास में यहीं तक कि 25 सेट हो गए, क्वेश्चन हो गए हमारे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ नए और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिएगा और आप सबके एग्जाम के लिए आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।